हेलो एवरीवन, माई सेल्फ साक्षी। स्वागत है आप सभी का लर्न विद साक्षी में। आज हम बीएड प्रथम वर्ष के तृतीय प्रश्न पत्र जो है कि शैक्षिक तकनीकी एवं सूचना संचार तकनीकी के जितने भी प्रश्न उत्तर हैं अति लघु उत्तरीय में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। शैक्षिक तकनीकी के प्रकार। शैक्षिक तकनीकी के प्रकार निम्न है। पहला है शिक्षण तकनीकी, दूसरा है व्यवहार तकनीकी, तीसरा है अनुदेशन तकनीकी, चौथा है अन्वेषण की रूपरेखा। इसके बाद है शैक्षिक दूरदर्शन से क्या आशय है। दूरदर्शन का शाब्दिक अर्थ दूर से किसी वस्तु को देखना होता है। दूरदर्शन वह माध्यम है जिसके द्वारा हम देश विदेश में घटित घटनाओं, महत्वपूर्ण ज्ञानात्मक बातों, मनोरंजन करने वाले कार्यक्रमों का सजीव चित्र देखते हैं और उनकी आवाज़ों को भी सुनते हैं। दूरदर्शन को टेलीविज़न या टीवी कहकर भी संबोधित किया जाता है। प्रायः दूरदर्शन में मनोरंजनात्मक दृश्यों, सिनेमा के अतिरिक्त ज्ञानवर्धक या शिक्षा संबंधी कार्यक्रमों का भी प्रसारण किया जाता है। दूरदर्शन द्वारा प्रसारित शिक्षाप्रद कार्यक्रमों को भी शैक्षिक दूरदर्शन कहा जाता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय 1995 द्वारा ज्ञान दर्शन कार्यक्रम का प्रसारण विविध शिक्षा स्तर से संबंधित विविध पाठ्यक्रमों एवं विषयों से संबंधित दिया जाता है, जो सच्चे अर्थों में शैक्षिक दूरदर्शन के अंतर्गत रखा जा सकता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा ही उच्च कक्षाओं से संबंधित विविध विषयों के पाठ्यक्रमों का प्रसारण दूरदर्शन पर किया जाता है। ये सभी कार्यक्रम शैक्षिक दूरदर्शन के अंतर्गत आते हैं। फिर है शैक्षिक तकनीकी से आप क्या समझते हैं। शैक्षिक तकनीकी अति विस्तृत शब्द है। इसका तात्पर्य संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया को योजनाबद्ध कर क्रियान्वित करने में वैज्ञानिक सिद्धांतों को प्रयोग में लाना है। डॉक्टर आनंद के शब्दों में इसमें वह बात शामिल है जिसकी सहायता से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार लाने का प्रयास किया जाता है। शैक्षिक तकनीकी शिक्षण, प्रशिक्षण तथा शिक्षा की लगभग सभी महत्वपूर्ण क्रियाओं से संबंधित है, जैसे अनुदेशात्मक उद्देश्यों को निर्धारित करना, अधिगम संबंधी वातावरण की योजना बनाना, शिक्षण एवं अधिगम सामग्री को तैयार करना, शिक्षण हेतु उपयुक्त युक्तियों तथा अधिगम के माध्यमों का चयन करना एवं शिक्षण तथा अधिगम प्रणालियों का मूल्यांकन करना इत्यादि। इसके बाद है शिक्षण के अधिनियमों का विवेचन कीजिए। शिक्षण में यथासंभव प्रश्न एवं उत्तर विधि का प्रयोग करना चाहिए। शिक्षण में अध्यापक को चाहिए कि वह छात्रों को अनुकरण करने, उसको अभ्यास करने के अवसर प्रदान करें। छात्रों के लिए शिक्षण अधिगम उद्देश्य तथा आकांक्षा स्तर उनकी योग्यता स्तर और क्षमताओं के आधार पर निर्धारित किए जाने चाहिए। सामान्य अभिप्रेरण कुशल शिक्षण के लिए वरदान है। छात्र दंड की अपेक्षा प्रशंसा से ज़्यादा सीखते हैं। फिर है सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी पर प्रकाश डालिए। आज का युग क्रांति का युग है तथा हम ज्ञान आधारित समाज में रह रहे हैं। ज्ञान किसी राष्ट्र की शक्ति है और व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। इस बढ़ते हुए ज्ञान तक पहुंचने के लिए तथा उसका उपयोग करने के लिए नवीन तकनीकों की सहायता आवश्यकता है। इसके लिए सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी सर्वाधिक उपयुक्त साधन है। फिर है ब्रेन स्टॉर्मिंग व्यू रचना क्या है। इस व्यू रचना का प्रारंभ A.F. ऑक्सबोर्न ने किया था। किसी विशेष परिस्थिति या समस्या समाधान के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा किसी समूह के सदस्यों के विचार जानने का प्रयास किया जाता है। इस व्यू रचना का प्रयोग उच्च संज्ञानात्मक योग्यताओं के विकास एवं सृजनात्मक क्षमताओं की वृद्धि के लिए किया जाता है। फिर है शैक्षिक तकनीकी के उद्देश्य बताइए। तो शैक्षिक तकनीकी के उद्देश्य क्या क्या हैं चलिए देखते हैं। पहला है वर्तमान शैक्षिक आवश्यकताओं की पहचान करना, शिक्षा नियोजन, संचालन एवं मूल्यांकन करना, शिक्षा को अपव्यय से बचाना, कक्षा शिक्षण की प्रभावकारिता में वृद्धि करना। फिर है कठोर उपागम के साधन कौन कौन से हैं। कठोर तकनीकी के साधन दो हैं, श्रव्य साधन और दृश्य साधन। फिर है ई अधिगम की विशेषताएं क्या हैं। ई अधिगम की निम्न विशेषताएं हैं। यह इंटरनेट सेवाओं और वेब तकनीकों से युक्त ऑनलाइन अधिगम है। यह कंप्यूटर सह अधिगम तथा कंप्यूटर आधारित अधिगम से अधिक व्यापक है। इसे दृश्य श्रव्य अधिगम, बहुमाध्यम अधिगम, दूरस्थ अधिगम आदि के समानार्थी नहीं समझना चाहिए।
इसमें इंटरनेट आधारित संप्रेषण जैसे ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, चैट और वेब आधारित अनुदेशन अवश्य सम्मिलित होते हैं। 5वां है कंप्यूटर आधारित अधिगम, जैसे आभासी कक्षा, कृत्रिम बुद्धि, बहुमाध्यम अधिगम आदि का प्रयोग शिक्षण अधिगम के लिए यदि इंटरनेट के माध्यम से होता है तो इसे ई अधिगम कहते हैं। आधुनिक एम अधिगम में अब वेब, टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन, पेजर, आईपॉड आदि के द्वारा इंटरनेट प्रयोग से अधिगम प्राप्त किया जाता है। शैक्षिक तकनीकी की मान्यताओं का विवेचन कीजिए। शैक्षिक तकनीकी निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित है। पहला है, प्रत्येक मानव मशीन की भांति कार्य करता है, अतः शिक्षा के क्षेत्र में मानव व्यवहार में परिमार्जन तथा परिष्करण हेतु इसके वैज्ञानिक सिद्धांतों का सफलतापूर्वक प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा है, शिक्षण कला तथा विज्ञान दोनों ही है, अतः शिक्षण का विश्लेषण किया जा सकता है तथा शिक्षण को इसके छोटे छोटे तत्वों एवं अवयवों में विभाजित किया जा सकता है। फिर बाद में इन तथ्यों एवं अवयवों को भी गहन प्रेक्षण, निरीक्षण तथा अध्ययन संभव है। अतः शैक्षिक तकनीकी वैज्ञानिक उपागमों पर आधारित है। इसके बाद है, शिक्षण तकनीकी के अंतर्गत समावेशित विषय वस्तु का विवेचन कीजिए। तो देखते हैं, शिक्षण तकनीकी के अंतर्गत निम्नलिखित विषय वस्तु समावेशित है। क्या क्या है? शिक्षण नियोजन, शिक्षण व्यवस्था, शिक्षण मार्गदर्शन, शिक्षण नियंत्रण, शिक्षण प्रतिमान तथा सिद्धांत, शिक्षण उपागम, युक्तियाँ, प्रविधियाँ, शिक्षण में नवीन धारणाएँ, सीखने का सिद्धांत, शिक्षण प्रक्रिया तथा शिक्षण छात्र संबंध, स्मृति स्तर से चिंतन स्तर तक, शिक्षण अंतः क्रिया विश्लेषण, शिक्षा व्यवहार परिमार्जन, शिक्षा प्रयोग, पाठ्य योजना का निर्माण। फिर है प्रणाली उपागम में संप्रत्यय बताइए। प्रणाली एक व्यवस्था का द्योतक शब्द है जिसका अभिप्राय क्रमबद्ध समग्र के संगठन से होता है। इसमें प्रत्येक भाग का दूसरे भाग से संबंध अस्पष्ट होता है और यही संपूर्ण या समग्र का निर्माण करता है। एक विद्वान के अनुसार प्रणाली तो विभिन्न भागों का कुल योग है जो मूल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वतंत्र रूप से किंतु साथ साथ मिलकर कार्य करता है। रिचर्ड ए जॉनसन के शब्दों में प्रणाली शब्द का शाब्दिक अर्थ ऐसी वस्तुओं का योग जो सतत चलने वाली अंतःक्रिया या परस्पर आश्रित क्रियाओं द्वारा नियंत्रित एवं संचालित होती हैं। प्रणाली एक विस्तृत तथा अनेक प्रत्ययों को व्यवस्थित रूप से समाहित करने वाली एक प्रक्रिया है। फिर इंटरनेट क्या है? इंटरनेट एक ऐसी तकनीक है जिसमें कंप्यूटर्स के नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है जिससे कि लोगों को विभिन्न प्रकार की सूचनाएं प्राप्त होती हैं। इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट्स, वैज्ञानिक आंकड़े, यूजी सूची तथा विभिन्न प्रकार के विज्ञापन तथा संस्थानों के विषय में सूचनाएं उपलब्ध होती हैं। ये सूचनाएं विश्व के किसी कोने से प्राप्त की जा सकती हैं। ये सूचनाएं बड़ी सरलता से और त्वरित गति से प्राप्त होती हैं। यदि घर में टेलीविज़न या निजी कंप्यूटर हो तो अति आधुनिक प्रौद्योगिकी की मदद से हम भली भांति जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, भरपूर मनोरंजन कर सकते हैं और शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। सूचनाओं के मुक्त प्रवाह और ज्ञान में भागीदारी के फलस्वरूप हमारे सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक जीवन में गुणात्मक परिवर्तन हो रहा है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग से क्या असर है? टेली कॉन्फ्रेंसिंग या टेलीकॉन्फ्रेंस में वास्तव में दूर दूर बैठे हुए दो या दो से अधिक लोगों के मध्य वास्तविक समय अंतर प्रक्रिया होती है। दूसरे शब्दों में टेली कॉन्फ्रेंसिंग एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है जिसमें दो या दो से अधिक दूर बैठे व्यक्ति अपने इच्छित विषय वस्तु से संबंधित चर्चा परिचर्चा में भाग ले सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं और दूसरों की बात सुन सकते हैं और उन पर तुरंत प्रतिक्रियाएँ, सुझाव या अभिमत प्राप्त कर सकते हैं एवं आवश्यक सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। इसके बाद है अन्वेषण तकनीकी की विशेषताएं बताइए। अन्वेषण तकनीकी की विशेषताएं निम्न है। पहला है, अन्वेषण तकनीकी का प्रमुख कार्य सूचनाएं प्रदान करना है। अन्वेषण तकनीकी के माध्यम से ज्ञानात्मक उद्देश्यों को अधिक प्रभावशाली विधि से प्राप्त किया जा सकता है। छात्रों को इस तकनीकी के प्रयोग से अपनी गति के अनुसार सीखने के अवसर मिलते हैं। अन्वेषण तकनीक में सही उत्तरों का पुनर्बलन होता है। अन्वेषण तकनीकी मनोविज्ञान, दर्शन तथा विज्ञान के सिद्धांत तथा आविष्कारों का उपयोग करती है।
इसके माध्यम से अनुदेशन सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। यह तकनीकी पाठ्य वस्तु का विश्लेषण कर विशेष विषय के विभिन्न प्रकरणों तारतम्य बनाए रखती है। कक्षागत परिस्थितियों में टर्मिनल बिहेवियर का मूल्यांकन करती है। यह शिक्षकों के अभाव में भी शिक्षण प्रक्रिया जारी रखती है। शिक्षण क्रियाओं के महत्व का संक्षेप में वर्णन कीजिए। देखते हैं, शिक्षण प्रक्रिया विभिन्न शिक्षण क्रियाओं का समग्र रूप है, अतः शिक्षण क्रियाएं अत्यंत महत्वपूर्ण विषय वस्तु हैं। शिक्षण की सफलता इन क्रियाओं के सफल संचालन पर निर्भर करती है, जो शिक्षण की प्रक्रिया का महत्व प्रदर्शित करते हैं। पहला है, शिक्षकों को दिशा निर्देश मिलता है कि उन्हें कक्षा में प्रवेश करने से पूर्व, कक्षा के समय तथा कक्षा के बाद क्या करना चाहिए। दूसरा है, शिक्षण क्रियाएं शिक्षण चरों के स्वरूप को समझने में सहायता देती हैं। इनको सुव्यवस्थित कर शिक्षण प्रक्रिया की प्रभावशीलता बढ़ाई जा सकती है। सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में घनिष्ठ संबंध स्थापित करती है। ये क्रियाएं सूक्ष्म उपागमों के प्रयोग को बढ़ावा देती हैं। शिक्षण की स्मृति से लेकर चिंतन स्तर तक के शिक्षण को इन क्रियाओं को ध्यान में रखते हुए प्रभावपूर्ण बना सकते हैं। प्रतिमान स्तर की संरचना का उल्लेख कीजिए। संरचना समस्या की प्रकृति पर आधारित रहती है। छात्रों के सामने समस्या परिस्थिति को उत्पन्न करना, उपकल्पना पुष्टि के लिए सूझ, चिंतन, मनन का प्रयोग करना, उपकल्पना का प्रशिक्षण तथा समरूप समाधान करना होता है। शिक्षण प्रतिमानों का निर्माण तथा विकास का कार्य शैशवावस्था में ही होता है। शिक्षक को अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए काफ़ी चिंतन करना चाहिए। ब्लूम के संश्लेषण एवं मूल्यांकन के कार्य क्रियाओं का उल्लेख कीजिए। ब्लूम के संश्लेषण एवं मूल्यांकन की कार्य क्रियाएँ निम्न हैं: योग करना, पुनर्व्याख्या करना, सारांश देना, पुनः लिखना, मिलाना, सृजन करना, प्रारूप तैयार करना, विभाजित करना, संकलित करना एवं अवगत करना, तुलना करना, निष्कर्ष निकालना, सारांश देना, उचित ठहराना, व्याख्या करना, निर्णय लेना, निर्धारण करना आदि है। ब्लूम के संश्लेषण एवं मूल्यांकन के ज्ञानात्मक पक्ष को सृजनात्मक उद्देश्य के रूप में वर्णित किया गया है। इसके बाद है, कठोर एवं मृदुल उपागम में अंतर बताइए। स्टार्ट। कठोर तथा मृदुल उपागम में निम्नलिखित अंतर है। कठोर उपागम का संबंध यांत्रिक उपकरणों से है, जबकि मृदुल उपागम का संबंध यांत्रिक उपकरणों के संचालन हेतु कार्यक्रमों के निर्माण से है। कठोर उपागम भौतिक विज्ञान से संबंधित है, जबकि मृदुल उपागम का संबंध मनोवैज्ञानिक, सामाजिक एवं वैज्ञानिक सिद्धांतों से है। कठोर उपागम शिक्षण के साधनों से संबंधित है, जबकि मृदुल उपागम का संबंध शिक्षण साधनों के माध्यम से शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसारण से है। कठोर उपागम बिना मृदुल उपागम के गतिशील नहीं हो सकता। कठोर उपागम के संचालन में मृदुल उपागम के निर्माण हेतु कुशल प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होती है। शिक्षण का वास्तविक एवं अस्थायी स्वरूप मृदुल उपागम के द्वारा देखा जा सकता है, जबकि कठोर उपागम द्वारा ऐसा संभव नहीं है। पब्लिक संप्रेषण पर टिप्पणी लिखिए। पब्लिक संप्रेषण में व्यक्ति अपनी बात या संदेश को असंख्य लोगों तक जब पहुंचाता है तो उसे पब्लिक संप्रेषण कहा जाता है। पब्लिक संप्रेषण की प्रकृति सामूहिक होती है। इसकी भाषा अधिक सरल, सुगम, सुबोध एवं स्पष्ट होती है, जिससे कि जन जन तक पहुँचे संदेश में किसी प्रकार की भ्रांति उत्पन्न ना हो सके। इसके बाद है, ग्लेशियर की बुनियादी शिक्षण प्रतिमान का उल्लेख कीजिए। रॉबर्ट ग्लेशियर ने 1962 में इस प्रतिमान का विकास किया था। इस प्रतिमान के अंतर्गत यह मानकर चला जाता है कि शिक्षण वह विशेष क्रिया है जो अभिप्राय की उपलब्धि पर केंद्रित होती है, और इस प्रकार उन क्रियाओं का अभ्यास किया जाता है जिससे छात्रों का बौद्धिक एकीकरण और उनके स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता पहचानी जा सके। पुनर्बलन कौशल को स्पष्ट कीजिए। पुनर्बलन से हमारा अभिप्राय ऐसे उद्दीपनों का प्रयोग करना है जिनके प्रस्तुतिकरण या जिन्हें हटाने से किसी अनुक्रिया के होने की आशा बढ़ जाती है। इनमें पुरस्कार, प्रशंसा, कमियां बताना आदि क्रियाएं आती हैं।
ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है धनात्मक पुनर्बलन, दूसरा है ऋणात्मक पुनर्बलन। धनात्मक पुनर्बलन द्वारा छात्रों के वांछित व्यवहारों को प्रबल बनाया जाता है और ऋणात्मक पुनर्बलन द्वारा छात्रों के गलत या अवांछित व्यवहारों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। ब्लूम टैक्सोनॉमी से आप क्या समझते हैं? अंग्रेजी की शब्द टैक्सोनॉमी का अर्थ होता है क्लासिफिकेशन अथवा वर्गीकरण। जब इसका प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में किया जाता है तब इसका तात्पर्य शैक्षिक उद्देश्यों के व्यवस्थित क्रम से होता है। इस प्रकार का व्यवस्थित क्रम या वर्गीकरण शिक्षा से संबंधित प्रत्येक प्रकार के व्यक्ति के लिए उपयोगी होता है। यह टैक्सोनॉमी निम्नांकित 3 प्रकार के सिद्धांतों पर आधारित है। पहला है शैक्षिक सिद्धांत, दूसरा तार्किक सिद्धांत, तीसरा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। तो ब्लूम का शैक्षिक उद्देश्य का वर्गीकरण ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। ट्यूटोरियल नीति से आप क्या समझ? व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों प्रकार के शिक्षण अधिगम में ट्यूटोरियल अनुवर्ग नीति का प्रयोग किया जाता है। इस नीति में संपूर्ण कक्षा को छोटे छोटे समूहों में बांट लिया जाता है। शिक्षक बारी बारी से प्रत्येक समूह की समस्याओं के समाधान का मार्ग सुझाता है और छात्र उनके द्वारा सही समाधान करने में समर्थ हो जाते हैं। ट्यूटोरियल नीति से विद्यार्थी की व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान के साथ साथ पाठ्यांश से संबंधित कठिन जटिल तथ्यों के स्पष्टीकरण एवं सामान्यीकरण करने में मदद मिलती है। उच्च कक्षाओं में ट्यूटोरियल नीति से शिक्षण अधिगम करने में विशेष मदद मिलती है। प्रायः ट्यूटोरियल नीति का प्रयोग परंपरागत कक्षा शिक्षण के लिए एक सहायक विकल्प के रूप में किया जाता है। ट्यूटोरियल नीति का अनुप्रयोग कमजोर विद्यार्थी एवं धीमी गति से सीखने वाले बालक के साथ साथ प्रतिभाशाली बालकों को उचित अनुदेशन देने में प्रयुक्त किया जा सकता है। मस्तिष्क विप्लव नीति की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। यह शैक्षिक और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। यह भावात्मक तथा ज्ञानात्मक पक्षों के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक सिद्ध होती है। छात्रों को चिंतन तथा समस्या समाधान करने के क्षेत्र में उत्साहित करती है। छात्रों की सृजनात्मक क्षमताओं का प्रयोग करती है। सामूहिक चिंतन तथा वार्तालाप इस विधि में अधिक मूल्यवान विचार प्रदान करते हैं। यह छात्रों को स्वतंत्रतापूर्वक सोचने के लिए प्रेरित करती है। यह शिक्षण की सृजनात्मक नीति है तथा मौलिक विचारों को बढ़ावा देने वाली है। परियोजना के प्रकार बताइए। शिक्षण के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की परियोजनाएं बनाकर छात्रों को सक्रिय ज्ञान प्रदान किया जाता है। ये परियोजनाएं निम्नलिखित प्रकार की हो सकती हैं। निर्माण संबंधी परियोजना, जैसे विद्यालय में वाटिका, संग्रहालय, एक्वेरियम, टेरेरियम, वाइवेरियम यंत्रों आदि के निर्माण संबंधी परियोजनाएं। निरीक्षण संबंधी परियोजनाएं, इसमें पर्यटन आदि के माध्यम से विभिन्न स्थानों पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, कीट पतंगे, जलवायु, वनस्पति, पुष्पों आदि की विशिष्ट विशेषताओं के निरीक्षण के लिए परियोजनाएं बनाई जाती हैं। उपभोक्ता परियोजना, जैसे कृषि, बागवानी आदि। संग्रह संबंधी परियोजना, जैसे विभिन्न स्थानों में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, पक्षी, पौधे, चित्र, मॉडल आदि के संग्रह संबंधी परियोजनाएं। पहचान संबंधी परियोजना, जैसे फूल, फल, बीज, जड़, जीव जंतु के वर्ग एवं श्रेणी संबंधी परियोजनाएं। शल्य कार्य संबंधी परियोजना, जैसे जीव जंतु, जड़, तना, फूल, फल आदि को काटकर उसके आंतरिक अंगों के अध्ययन संबंधी परियोजनाएं। समस्यात्मक परियोजना, जैसे आहार में सुधार, स्वास्थ्य में सुधार आदि। शिक्षण प्रतिमानों की विशेषताएं। शिक्षण प्रतिमान की प्रमुख मान्यताएं निम्नलिखित हैं। शिक्षण प्रतिमान प्रभावशाली रूप से सीखने के लिए उपयुक्त वातावरण निर्माण करने का एक सबल साधन है। शिक्षण प्रतिमान सीखने के अनुभव के लिए एक वास्तविक तथा व्यवहारिक रूपरेखा प्रदान करता है। प्रत्येक प्रतिमान शिक्षण की सफलता के लिए अनेक शिक्षण नीतियों, विधियों तथा युक्तियों का प्रयोग करता है। प्रत्येक प्रतिमान शिक्षक और छात्रों के मध्य अंतः प्रक्रिया। फिर है सूक्ष्म शिक्षण के लाभ बताइए। तो पहला है सूक्ष्म शिक्षण से शिक्षण प्रक्रिया सरल होती है। छात्राध्यापक क्रमशः अपनी योग्यता अनुसार शिक्षण कौशलों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए उन्हें विकसित करता है और सीखने का प्रयत्न करता है।
प्रतिपुष्टि संपूर्ण तथा सभी दृष्टिकोण को अंगीकार करती है। छात्राध्यापक का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन में छात्राध्यापक को अपना पक्ष रखने का पूर्ण अधिकार होता है और मूल्यांकन चरण में उसे सक्रिय रखा जाता है। निरीक्षण छात्राध्यापक के परामर्शदाता के रूप में कार्य करता है। यह कक्षा शिक्षण की जटिलताओं को कम करता है। यह विधि छात्राध्यापक में आत्मविश्वास जागृत करती है। यह शिक्षण विधि छात्राध्यापक को कम समय में अधिक सिखाती है। इस विधि के माध्यम से छात्राध्यापक को विद्यालय में सीधा पढ़ाए जाने की अपेक्षा छोटी कक्षा, कम छात्र तथा छोटी पाठ्य योजना से अध्यापन कार्य सिखाया जाता है, जो छात्राध्यापक के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होता है।